हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कॉलस्टिक अचीवमेंट टेस्ट। इसका मतलब होता है शैक्षणिक उपलब्धि की परीक्षण की व्याख्या। ये हिंदी में इसका मीनिंग हुआ। और आपको एक पिक्चर्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर आप काफ़ी बार मेरे वीडियो में देख चुके होंगे, बट क्या करें, हमारा जो टॉपिक है बच्चों की बुद्धि से ही रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक है हमारा शैक्षणिक उपलब्धि, ये तो ब्रेन के ही ऊपर रिलेटेड है। और किस तरीक़े से फंक्शंस किए जाते हैं या बच्चों के अंदर किस तरीके से कौशल डेवलप किए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं यहाँ। और परीक्षण की जो मूल्यांकन होते हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं, कितने ज़रूरी हैं हम टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ये टॉपिक। Scholastic areas include all those academic activities which are associated with various subjects। यानी कि जो एकेडमिक में जो भी गतिविधियाँ की जाती हैं वो सारी हमारे किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो। और जो भी गतिविधि बच्चों को सिखाई जाती है क्लास के अंदर, वो सब किसी न किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। द टर्म स्कॉलस्टिक रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू इंटेलेक्ट और द ब्रेन। तो जो टर्म है हमारा, जो प्रकार है स्कॉलस्टिक यानी कि शैक्षणिक, ये दिखाता है हमारी बुद्धिमत्ता और ब्रेन, इसके बारे में, इसकी गतिविधि को दिखाता है। इट इज़ रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इन करिकुलम सब्जेक्ट। तो बच्चों के मूल्यांकन से ये इसका संबंध है। मतलब कि बच्चों के जो मूल्यांकन होते हैं हम स्कूल से, उनके जो करिकुलम है उससे रिलेटेड जो भी मूल्यांकन लेते हैं उसी से ये संबंधित है। इट इंक्लूड्स असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स एक्सेट्रा। और इसमें कौन सी चीज़ें संबंधित हैं, कौन सी चीज़ें हम समावेश करते हैं? असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स, इन्हें जोड़ा जाता है या इनसे ही हम जानते हैं स्कॉलस्टिक टेस्ट के बारे में। Sometimes these activities are associated with objectives of cognitive domain in specific subject areas। तो कभी कभी ये जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स हैं, इसे हम उस पर्टिकुलर या कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक डोमेन है उसके साथ किसी एक सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। बच्चों के अंदर की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसे जानने के लिए, उनके अंदर की जो विशेषताएं हैं, कौशल है, उसे विकसित करने के लिए हम इस चीज़ का भी पता लगाते हैं। In order to understand the scholastic aspects, you have to focus on cognitive domain objectives as well as various subject areas specified at a particular level। कि जैसे कि अगर आपको स्कॉलस्टिक के बारे में या उसके स्वरूपों के बारे में जानना हो तो आपको फोकस करना होगा, आपको केंद्रित करना होगा जो संज्ञानात्मक डोमेन है उसके एम को जानना, और उसके बाद जो आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके एक स्तर को जानना। तभी आप समझ पाएंगे कि स्कॉलस्टिक यानी कि शैक्षणिक उपलब्धि की स्वरूपों के बारे में बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। You have to develop a kind of correlation between subject matter and level of such objectives to ensure the development of students in scholastic areas। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस प्रकार के विकास को कोरिलेशन, मतलब कि उसे जोड़ना है एक दूसरे से, सब्जेक्ट को, और जो लेवल होता है हमारे एम का, हमारे जो उद्देश्य है उसका लेवल क्या है और बच्चों का सब्जेक्ट क्या है, उसे जोड़ना एक दूसरे से। और उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं उनके जो उनकी विकसित की गई चीज़ों को स्कॉलस्टिक एरियाज़ यानी कि शैक्षणिक जो स्तर है, उनका जो दायरा है, उससे उसे जोड़ना। आप शायद समझ पा रहे होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एक बात बता दें, जैसे कि ये सब्जेक्ट मैटर है, आप जैसे कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो ये आपका एक सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको स्कॉलस्टिक का भी दायरा दिया हुआ है। स्कॉलस्टिक के दायरे को आप जोड़िए आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। ये जो मैथ सब्जेक्ट है इसे आप जो मैथ सब्जेक्ट है उसे स्कॉलस्टिक के एरिया से जोड़ के देखिए, मतलब कि उसके शैक्षणिक उपलब्धि को जोड़िए उस सब्जेक्ट से। ये जानिए कि बच्चा कितना समझ पाया है और उसके अंदर अभी
किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, उसके लेवल को समझना है बच्चे के सब्जेक्ट के एम के, और उसके बाद ही उसके स्कॉलस्टिक एरियाज़ को समझ सकते हैं हम। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन दोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो चलिए हम सबसे पहले इस चीज़ पे केंद्रित होते हैं कि संज्ञानात्मक डोमेन क्या है, विच आर एसोसिएटेड विथ स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट्स, जो कि शैक्षणिक उपलब्धि या शैक्षणिक स्वरूपों से रिलेटेड है, संबंधित है। We can classify them according to taxonomy of educational objectives। तो जो टेक्सोनॉमी है उनके जो एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक उद्देश्य हैं उसके बारे में हम वर्गीकृत करेंगे यहाँ पर, और ये टेक्सोनॉमी के हिसाब से ही हम वर्गीकृत करेंगे। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन हैव सीन आइडेंटिफाइड बाय ब्लूम एंड हीज कलीग्स। तो ये जो नीचे दिए गए हैं, जो उद्देश्य दिए गए हैं, वह उद्देश्य है संज्ञानात्मक डोमेन, और इसे हम आज देखने वाले हैं, और जो कि ब्लूम ने और उनके दोस्तों द्वारा, उनके कलीग्स द्वारा, उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉलेज। इट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शन इन द फील्ड। तो नॉलेज यानी ज्ञान होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें संबंधित है ज्ञान में, स्पेसिफिक्स यानी विशिष्टता, यूनिवर्सल सार्वभौमिकता, और एब्स्ट्रैक्शंस यानी कि अमूर्तता, यानी जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोचने में सक्षम हो, उसे एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। तो इस तरह के ज्ञान का मतलब इस तरीके के ज्ञान बच्चों के ब्रेन में होता है, और इसी के द्वारा ही हम स्कोलास्टिक टेस्ट के बारे में देखेंगे या जानेंगे। कॉम्प्रहेंशन यानी कि समझ। इट फोकसेस ऑन ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समझ किस चीज़ को केंद्रित करती है। तो ट्रांसलेशन में आप समझते हैं, ट्रांसलेशन का मतलब होता है भाषांतर या रूपांतर, किसी भी चीज़ को बदलना। जैसे कि आज बच्चे ने कोई एक्सपीरियंस लिया है किसी चीज़ का क्लास में, और उसी चीज़ को वो किसी दूसरे सिचुएशन में वही चीज़ें वो एक्सेप्ट, मतलब उसे ट्रांसफ़र करता है उस नॉलेज को उस नई सिचुएशन में, वो आप समझ कह सकते हैं बच्चों का। उसके बाद जैसे कि बच्चा अगर काउंटिंग नंबर्स पढ़ लिया है तो वो टेबल्स लर्न करते वक्त उस चीज़ को कहीं कहीं थोड़ा बहुत यूज़ करेगा, वो है ट्रांसलेशन, यानी वो मतलब ट्रांसफ़र करेगा कुछ चीज़ों को, नॉलेज को। इंटरप्रिटेशन व्याख्या करेगा, यानी कि जो चीज़ वो देख लिया है उसके रूल्स रेगुलेशंस को एक ही चीज़ में वो परफेक्ट है या नहीं, इस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन करेगा, उस पर वो अपनी व्याख्या देगा, समझ दिखाएगा। एंड एक्सट्रापोलेशन बहिर्कृत कोई चीज़ होती है, जैसे कि बाहर की कोई नई चीज़ हो गई, उसे कोशिश करेगा समझने की अपने जो ज्ञान है उसके बेस पे। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। एबिलिटी टू यूज़ अ थेरी, यानी कि उनके अंदर ये क्षमता हो, मतलब उनके जो सिद्धांत है उसे इस्तेमाल करने की उनके अंदर क्षमता हो। अ प्रिंसिपल और मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ न्यू और अनफैमिलियर सिचुएशन। तो एक नई और अपरिचित परिस्थिति में, एक न्यू और नई परिस्थिति या फिर कोई अपरिचित परिस्थिति बच्चों के सामने आ जाए तो उसे दूर करने के लिए या समस्या के समाधान के लिए बच्चे किस तरीके से सिद्धांत, थेरी यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत ही होता है, और किस विधियों का उपयोग करके वो उस प्रॉब्लम को सल्यूशन करते हैं, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब बच्चे उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं नई सिचुएशन में, नई समझ के द्वारा, मतलब जो वो समझे हैं उसे एक नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे एप्लीकेशन। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। एनालिसिस यानी विश्लेषण होता है, एलिमेंट यानी तत्व, विश्लेषण के तत्व। आइडेंटिफाइंग असम्पशंस एंड लॉजिकल फैलेसीज, यानी कि जो धारणाएं हैं और जो तार्किक उनकी गलतफहमियां हैं उनको
समझना और उन्हें दूर करना। रिलेशनशिप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, यानी संबंध और संगठनात्मक सिद्धांत। संबंध करना मतलब कि देखिए बच्चे ने जो चीज़ जिसका ज्ञान लिया है उसे समझा है, फिर उसे अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि नई सिचुएशन है, अब बच्चे को रिलेशन बनाना है, उसमें संबंध बनाना है और संगठना ऑर्गेनाइजेशनल यानी उसमें संगठित होना है कि यही मतलब अपने जो संगठना से रिलेटेड जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसे समझेगा और उसे अपना सिद्धांत बनाएगा। ठीक है। आइडेंटिफाइंग अजप्शंस, यानी अपनी जो सोच है उसके बारे में वो सोचेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फैलेसीज यानी कि भ्रांतियाँ होती हैं उनके मन में, तार्किक और धारणाओं से रिलेटेड, उसे वो समझेगा और उन्हें वो दूर करेगा एनालिसिस में। उसके बाद देखिए सिंथेसिस। तो इस प्रोसेस में बच्चे कई बार गलतियाँ बहुत बार करते हैं और करके सीखते हैं एनालिसिस में। सिंथेसिस, इट एम्फेसाइजेस प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक कम्युनिकेशन। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है, यूनिक यानी कि अद्वितीय, कम्युनिकेशन यानी संचार, यानी कि अद्वितीय संचार का निर्माण होता है, उत्पादन होता है। प्रोडक्शन ऑफ अ प्लान और अ सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस। तो यहाँ पर बच्चा जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी सोचता है और उत्पादन करता है नए प्लान का, नए प्लान के बारे में सोचता है, नई योजनाएं बनाता है, उनके सेट बनाता है और उसे अप्लाई करता है। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे अब कोई गलती नहीं करेगा। सिंथेसिस का मतलब ये है कि बच्चा जो चीज़ परफेक्ट है उसी को लेकर नए प्लान या नई योजनाओं का निर्माण करेगा। इवैल्यूएशन, जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल क्राइटेरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया, यानी कि बच्चे को जज करना, उसे मूल्यांकित करना, वो अंदर से मानदंड हो सकता है या फिर बाहर के मानदंडों से उन्हें मूल्यांकित करना। जो क्लास के अंदर होते हैं वो टेस्ट होते हैं और जो बाहर होते हैं जैसे कि एनेक्डोटल भी है इसमें, तो बाहर के कुछ एक्सपीरियंस हो गए, पेरेंट्स से कुछ सुन लिया, स्टूडेंट से कुछ सुन लिया किसी बच्चे के बारे में। तो इस तरीके से बाहर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्राइटेरिया यानी मानदंड होते हैं जिसके बारे में बच्चे को मूल्यांकित किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए एक टेस्ट है, ये देखिए वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यानी जो एम है उसके वेटेज है। दिस इंडिकेट्स व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी टेस्टेड एंड व्हाट वेटेज हैज़ टू बी गिवन टू ईच ऑब्जेक्ट्स। तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉलेज में उसने कितने मार्क्स लिया, उसके परसेंटेज कितने हुए, अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर कितनी है, एप्लीकेशन कितना किया बच्चे ने, एनालिसिस कितना किया है, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड टोटल मार्क्स उसके दिए होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी एक टेस्ट ली जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर और इसी से अवलोकित किया जाता है कि बच्चे ने किसी चीज़ को कितना समझा है या पढ़ा है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।